एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे संवैधानिक अदालतों में यानी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विचारों में लगातार मतभेद सामने आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी तय प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए नामों की सिफारिश करता है। कॉलेजियम प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठतम जजों का पैनल नाम तय करता है जो सरकार के पास भेजे जाते हैं। लेकिन कई बार सरकार कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नामों पर मोहर नहीं लगाती है और उन्हें वापस भेज देती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच मतभेद हमेशा बना रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉलेजियम प्रक्रिया को बिल्कुल सही ठहराता है, जबकि केंद्र सरकार इसमें संशोधन चाहती है, नियुक्ति की नई प्रक्रिया चाहती है जो पारदर्शी हो। इसी आधार पर केंद्र सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों को ठुकरा चुकी है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए करीब 68 नाम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं। इसमें 11 नामों की सिफारिश 2020 और 2021 में की गई थी और इसी मुद्दे पर कोई सर्वमान्य हल क्या निकलेगा ये देखने वाली बात है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए आज हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सरकार का ये कहना कि सिस्टम बदले ताकि ये जो रिक्त पद है ये जल्दी से भरे, जजों की नियुक्ति जल्दी हो और उससे फिर केसेस कम हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से एक अच्छी बात होगी और सरकार का प्रयास ये है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि वर्तमान में जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें बहुत से मानकों की अनदेखी कर दी जाती है। बहुत से ये भी आरोप रखते हैं कि भाई भतीजावाद भी चलता है और भी कुछ आरोप रखते हैं। तो निश्चित रूप से इस सिस्टम में थोड़ी सी पारदर्शिता की आवश्यकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार या राज्य सरकार का ही हस्तक्षेप हो या पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो। बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राज्य सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से और एलआईयू के माध्यम से, राज्य सरकार एलआईयू के माध्यम से और केंद्र सरकार आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से उस व्यक्ति जिसका नाम रिकमेंड किया गया है उसके बारे में जानकारी करती है जी। और कभी कभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जिनके आधार पर उस व्यक्ति की नियुक्ति उचित प्रतीत नहीं होती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार को। परंतु देखने में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट इस सबको नहीं मानता है और ये भी देखा गया है कि 2-3 बार नाम रिजेक्ट हो जाने के बावजूद भी फिर कॉलेजियम सिस्टम इसी बात पर ज्यादा रहता है कि हमने जो नाम रिकमेंड किया है उसी नाम का नियुक्ति होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जैसे उच्च न्यायालय में जब भी कोई नाम रिकमेंड किया जाता है तो किसी भी प्रकार से कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता है, कोई सूचना नहीं दी जाती है कि कॉलेजियम होना है, कोई एप्लीकेशन इनवाइट नहीं की जाती है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें हाईकोर्ट जज नियुक्त होने के इच्छुक हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनके क्या बायोडेटा हैं। तो एक देखिए, जब हम एक चपरासी की भी नियुक्ति करते हैं या हम किसी को वैसे भी नियुक्त करते हैं तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और ये जानकारी करते हैं कि इस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई असामाजिक तत्वों से या किसी राजनीतिक संगठन से या किसी ऐसे संगठन से जो प्रतिबंधित है उससे उसका कोई ताल्लुक तो नहीं है जी। तो पहली बात तो यह है कि जब भी जैसे उच्च न्यायालय में जब भी नियुक्ति की जाए तो उसका एक बार एसोसिएशन को एक सूचना भेजी जाए कि हम नाम इसको विचार करने वाले हैं और जो लोग इसमें नियुक्ति के लिए इच्छुक हों वो अपना आवेदन पत्र अपने बायोडेटा के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया आ जाएगी तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों को नियुक्त करने में आसानी मिलेगी। वर्तमान में होता क्या है कि जैसे जो कॉलेजियम के लोग हैं, हाईकोर्ट में जब नियुक्ति होती है तो एक चीफ जस्टिस और 2 न्यायाधीश, ये 3 लोग मिलकर के खुद ही तो नाम प्रपोज कर लेते हैं और खुद ही उन पर विचार कर लेते हैं और खुद ही उनको नियुक्त कर देते हैं जी। ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से और भी फैक्टर्स होते हैं
जैसे हाई कोर्ट में हर प्रकार के मुकदमे होते हैं, तो देखा ये जाना चाहिए कि हमें इस वक्त क्रिमिनल के एडवोकेट की जरूरत है, या हमें टैक्सेशन की जरूरत है, या हमें रेवेन्यू के मामलों की जानकारी की जरूरत है, या हमें रिट जुरिडिक्शन के मामलों की जरूरत है। तो क्योंकि बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें अभी भी कहना चाहिए कि हाई कोर्ट्स में ऐसे कोई विशेषज्ञ नहीं है, जबकि हाई कोर्ट का जजमेंट तो एक अच्छा जजमेंट होता है और सभी पहलुओं पर विचार करके दिया जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जो जिद है उस जिद को छोड़ना चाहिए और सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। जी जस्टिस मित्तल, इसका एक सर्वसम्मति से एक कंसेंसस के साथ हल निकालने का जरूरी नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी के हिसाब से अगर सोचे तो देखिए कितने केसेस पेंडिंग है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी हमारे संविधान के आधार पर हमारी डेमोक्रेसी में जो अंग है वो एक दूसरे पे कहीं न कहीं भारी पड़ जाए। तो इसको कैसे, इसको देखते हुए केसेस कम हो जाए, या फिर ये कहें कि क्या यही एक तरीका है कि कोलिजन चला जाए? नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो मुकदमों का अंबार है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो बढ़ता ही जा रहा है और उस अंबार को कम करने का सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है। सरकार को का भी ये दायित्व है कि वो त्वरित न्याय, शीघ्र न्याय जो है लोगों को मुहैया कराए, और निश्चित रूप से अगर वैकेंसीज रहेंगी तो उसमें न्याय मिलने में विलम्ब होगा। जी, तो इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से एक सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश की गई थी, परंतु दुर्भाग्य से उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको नहीं माना। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और ये जो कोलिजन सिस्टम अस्तित्व में आया ये सन 1992 में अस्तित्व में आया। उससे पहले ये विवाद नहीं थे और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट से ये निर्धारित कर दिया कि जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश उनके कंसल्टेशन से होगी, और हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश उनके माध्यम से होगी। जी, इसमें एक और बिंदु ये है कि जहां तक इसमें जब हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है तो उसके 2 सोर्सेज होते हैं, एक सर्विस से और एक बार से डायरेक्टली। तो जहां तक सर्विस से सिलेक्शन होने का प्रश्न है, सर्विस में वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं जिनकी कम से कम 30 साल की सर्विस हो चुकी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के पास और राज्य सरकार के पास उस कैंडिडेट का, जो सर्विस का कैंडिडेट है, उसका 30 साल का रिकॉर्ड रहता है कि 30 साल में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या इंटीग्रिटी रही है, किस प्रकार से इनका जजमेंट्स का क्वालिटी रही है, हर चीज उसमें आपके पास मौजूद होती है। पर जहां तक बार के मेंबर्स का प्रश्न है, बार के मेंबर्स के बारे में अभी जो मानक है, जो मेरी जानकारी में है, वो ये है कि भाई ये इनकम टैक्स कितना भरते हैं, साल में कितने मुकदमे ये लड़ते हैं, कितने मुकदमों में इन्होंने वकालतनामा दाखिल किया है और कितने मुकदमे फिट फॉर रिपोर्टिंग AFR जिसको बोलते हैं जी, कितने मुकदमे AFR हुए। तो वकालतनामा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कितने ही मुकदमों में वकालतनामा लगा दीजिए। और जहां तक इनकम टैक्स देने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि ये एक उचित मानक है, क्योंकि किसी केस में आपको 10 लाख रुपए फीस मिल सकती है, किसी केस में आपको 2000 रुपए की फीस मिल सकती है। तो वकील के लिए फीस को मायने नहीं रखता है, परंतु फिर भी मेरा ये मानना है कि इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए, एक मानक निर्धारित करना चाहिए कि कितने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए और कितना किस फील्ड का इनको एक्सपीरियंस है जी, और प्लस हर चीज को उसमें देखा जाना चाहिए जो कुछ देखा जाता है। जी, जैसे मित्तल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जुडिशरी रिफॉर्म की तरफ एक कदम है जिसको शायद जुडिशरी को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना सरकार दे रही है? निश्चित रूप से ये दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी है। सरकार को भी उतना ही दायित्व है और सुप्रीम कोर्ट का भी उतना ही दायित्व है, और दोनों को कंधे से कंधा मिला करके ही इस समस्या का कोई निदान निकालना चाहिए। और अगर दोनों ही लोग अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जो बातकारी जनता है उसको ही नुकसान होगा,
और किसी का नुकसान नहीं है, लिटिगेंट का ही नुकसान है। तो लिटिगेंट का हित तो हमारी राय में सर्वोपरि होता है ना, लिटिगेंट इंटरेस्ट इज सुप्रीम। तो जहां लिटिगेंट इंटरेस्ट हम सुप्रीम की बात करते हैं, वहां हम लिटिगेंट के ही इंटरेस्ट को